सखी सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मन्नो बहुरिया और बुआ का नमस्कार। प्यारी बुआ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अब ये बताओ कि जी, तुमने तो खुद ही कह दिया कि मन्नो बहुरिया, तो मतलब सबकी तुम बहुरिया हो गई। भैया ये एकदम अलग से हमारी तुम बहुरिया हो। हाँ। वैसे लोग माने नहीं माने, है कि नहीं? तो हमारी दुलारी बहुरिया जो है वो आ गई हैं दोस्तों कार्यक्रम में। और पता है तुम्हें, बहुत सारे लोगों ने बहुत तरीके से स्वागत किया है कार्यक्रम में। कुछ अपना काम कर रहे हैं, कुछ बिल्कुल काम रोक कर रहे हैं स्वागत। किसी ने भाई फूल का गुलदस्ता भेज दिया है, तो कुछ बारिश की बूंदे भेज रहे हैं, है ना? है कि नहीं? बारिश तो हो ही रही है और ये मौसम इतना सुहाना जो हो चुका है ना, तो वो तो है ही। हमारे श्रोता हर तरीके से हर तरफ से जुड़े रहते हैं और सारी चीज़ों का ख्याल भी बहुत रखते हैं। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कार्यक्रम में। और जी, आज बता दें कि क्या क्या चीज़ें हैं। और बहुत से श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज कथा सुधा में एक नई कहानी सुनने को मिलेगी। तो आज हम कथा सुधा में प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा का पहला भाग सुनवाएंगे। जी हाँ, और बस इसीलिए तो कहते हैं कि रेडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है वो कैसे कम किया जाए, इसके लिए ज़रूरत है कि आप रेडियो की तरफ मुखातिब कर दें उन्हें, और ऐसी ही मज़ेदार बातें बताएं उन्हें, और बाकी गाने सुनाएं। बाकी जो उनका काम है, यानी कि विद्यार्थी हैं भाई, है ना? और कुछ जो अभी विद्यार्थी नहीं बने हैं, छात्र नहीं बने हैं, उन्हें किस तरह से हम करें, तो वो हमें देखना होगा। और घर के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और वो तो है ही। और बुआ, जैसे बारिश का समय है और खासकर जब हम बाहर निकलते हैं तो बारिश में कई बार ऐसा होता है कि बाल भीग जाते हैं, तो वो तो होता ही है। हाँ। लेकिन बारिश के पानी से कई बार बाल भी खराब हो सकते हैं। तो और ऐसा लगता है जैसे कि मतलब जैसे पानी गिर रहा है ना, ऐसे ही बाल गिर रहे हैं। ऐसे हाथ में लो तो बड़ी आसानी से निकल आता है, दर्द भी नहीं होता है ना? तो आज इसके लिए जो घरेलू उपाय होते हैं कि घर पे जो चीजें हैं उस पे हम उन चीजों से कैसे हम हेयर पैक बना सकते हैं। जी, तो कैसे आपके बाल और सुरक्षित रहें और मजबूत हो जाएं, ताकि जिस तरह से बारिश की बूंदें गिर रही हैं उस तरीके से आपके बाल ना गिरे। तो कोशिश यही है हमारी। और सबसे अच्छा तो यही है कि बारिश से बचे, मतलब खास तौर से बाल को बचाएं। लेकिन बाकी क्या है वो भी हम बताएंगे। और एक और विषय है आज हम लेकर हाजिर हैं, और वो है विश्व न्याय दिवस। हम क्या लेकर हाजिर हैं? विश्व न्याय दिवस मनाया जा रहा है, और उसके बारे में हमारे बहुत सारे साथी भी जानते हैं, बता भी रहे हैं, और थोड़ा सा हम भी बता देंगे, है ना? आज यानी कि 17 जुलाई को दुनिया के सभी देशों में विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्याय, मानव अधिकार और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस भी कहा जाता है। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस का उद्देश्य आईसीसी के प्रयासों की सराहना करना, अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के पीड़ितों के लिए न्याय को बढ़ावा देने के लिए सभी को एकजुट करना। आईसीसी ने मुख्य रूप से मानव के खिलाफ अपराधों, विनाश, हत्या आदि जैसे हैं, नरसंहार, जानबूझकर एक समुदाय को नुकसान पहुंचाना, युद्ध अपराध जैसे जानबूझकर पीड़ा, यातना आदि का कारण, और आक्रामकता के अपराध, सैन्य व्यवसाय, विलय आदि पर ध्यान केंद्रित किया। ये हमारे साथी ने ये जानकारी लिखकर भेजी है। क्या बात है। और वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है वो दुनिया भर में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन, नरसंहार, जैसा कि हमारे श्रोता ने बताया, ये इन सब के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराता है और अपराधियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें दंड देकर भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकता है। मतलब कोशिश रहती है, कोशिश रहती है। और ये दिन संघर्ष और हिंसा से प्रभावित समाजों में मेल मिलाप में योगदान देता है। मतलब कुल मिलाकर प्रयास यही है कि एक अच्छा सा, प्यारा सा, एकजुट रहने वाला, हाँ, जहाँ के प्यार, भाईचारा ये सब हो, ऐसा समाज बने। और हमारे साथी लिखते हैं कि
कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, वक्त तो जरूर लगता है, पर किए गए अपराधियों को अपराध की सजा भारतीय दंड संहिता के लगाए गए धाराओं के अनुसार जब न्यायमूर्ति के द्वारा पीड़ित पक्षों को न्याय मिलता है, जिन पीड़ित पक्षों को मैं नमन करता हूं जिन्होंने अपनों को खोया है, जिन्हें न्याय मिलने से कानून पर आस्था की उम्मीद जगी है। तो मतलब कोशिश यही है कि न्याय के प्रति लोगों की, न्याय प्रक्रिया जो है उसके प्रति लोगों की आस्था बनी रहे, और ये तभी होगा ना जबकि लोगों को न्याय मिलेगा, है ना। और बुआ जी, जैसे कि ये जो कहना चाहिए दिवस है, हाँ, न्याय की बात करें तो इस दिवस की बात अगर हम करें तो इसमें अब तक 139 जो देश हैं इसके सदस्य बन चुके हैं। हाँ। और वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो तेजी से अपराधों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। ऐसी स्थिति में कई बार देश इसलिए अपराधी पर कार्रवाई नहीं कर पाते क्योंकि वो दूसरे देश में होता है। ऐसी स्थिति में आईसीसी के जरिए अपराधियों पर कार्रवाई की जाती है, और हालांकि आईसीसी का अधिकार सिर्फ इसके सदस्य जो देश हैं उन्हीं तक सीमित है। और वही होता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय जब कानून लग जाता है तो बहुत बड़े बड़े जो अपराधी हैं वो बच भी जाते हैं, लेकिन जो सदस्य देश हैं अगर उनमें आ जाते हैं तो जाहिर है कि फिर न्याय मिल जाता है, या यूं कहें कि जिसने अपराध किया है उसको उसके किए की सजा मिलती है, दंड मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर दुनिया भर में जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, हमारे एक साथी लिख रहे हैं। इसमें विभिन्न मीडिया जैसे समाचार चैनल, अखबार, रेडियो, इंटरनेट के माध्यमों का उपयोग किया जाता है। बहुत से संगठन समूह किसी खास तरह के मुद्दे जैसे युद्ध पीड़ितों को न्याय, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद आदि पर जागरूकता अभियान चलाते हैं। इसके अलावा लोग ब्लॉग लेखों के जरिए भी अपने क्षेत्र की अंतर्राष्ट्रीय न्याय संबंधी समस्या पर लेख लिखकर जागरूकता फैलाने का काम भी करते हैं। तो कुल मिलाकर जिस लिए ये दिवस मनाया जाता है, या जो भी दिवस रहता है, उसका मतलब वही है कि जो जिसलिए मनाया जा रहा है वो सार्थक हो, है ना। और वहीं पर एक हमारे श्रोता ने लिखा भी है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2023 एक निर्धारित थीम के तहत मनाया जाता है। साल 2023 की विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस की थीम है सामाजिक न्याय के लिए बाधाओं पर काबू पाना और अवसरों को उजागर करना। तो इस तरह की बातें हमारे श्रोता ने भी की है। और हमारे साथी ये भी लिखते हैं कि अन्याय के विपरीत न्याय पीड़ित पक्ष को राहत देते हैं, उस राहत से अन्याय जनित घावों पर मरहम करता है। इतदर्थ लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में न्यायपालिका की प्रक्रिया है। इसमें अपराध और उसके मूल स्वरूप के साथ ये क्यों होता है, ये सब देखते हुए संवैधानिक दंड विधान संहिता के अनुसार विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश न्याय करते हैं। वे आजकल के न्यायमूर्ति माने जाते हैं। ऐसे ही न्याय का आज वैश्विक दिवस है। तो इन्होंने एक तरीके से न्याय की पूरी परिभाषा बता दी और न्यायमूर्ति क्या होते हैं। बिल्कुल सही बात है, और बहुत सारे लोगों को, हम सबको इसकी जानकारी नहीं है, और ये हमें जानकारी होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ी बात हमारे एक साथी ने जैसे कहा है ना कि समय जरूर लगता है लेकिन अपराधी को दंड मिलता है, तो थोड़ा सा हमें इसके लिए धैर्य भी रखना चाहिए, है ना। और बुआ जी, हर कहते हैं ना कि हर चीज की शुरुआत खुद से भी करना चाहिए। ये तो है, ये तो एक न्याय प्रक्रिया है, वो चल ही रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें खुद की, तो अगर हम सही हैं, हमको अगर ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है, तो ऐसी स्थिति में हम गलत रास्तों पे जाने से बच सकते हैं, बिल्कुल। और सही जो दिशा है उस अगर दिशा में चलेंगे तो चीजें अच्छी होंगी। चीजें अच्छी होंगी। अब दिशा हमारी क्या कहती है, थोड़ा सा सही दिशा में आप भी चलिए मन्नू बौरिया। दिल को देखो चेहरा न देखो, दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। अपनी सच्ची सूरत दिखा दे, ऐसे नहीं दुनिया वाले।
सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी। परदेसी भाषा और भेष को ही देते हैं अब तक सलामी। भूल कर अपना रंग सीखे औरों का ढंग, अपनेपन का चलन हमसे छूटा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो। मर्जी तुम्हारी, तुम कुछ भी समझो, जो हम हैं वो हम ही जाने। रंग रूप देखे तो देखे जमाना, हम प्यार के हैं दीवाने। पूजे धन को संसार, हमें मन से है प्यार, धन किसी बात पर हमसे रूठा। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। दिल को देखो चेहरा न देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा है। दिल सच्चा और चेहरा झूठा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। वाकई वो अगर मन्नू दिल की भौरिया। बात की जाए हाँ। जी, तो दिल तो मतलब बच्चों का बड़ा मासूम और सच्चा होता है ना। ये भाई यही तो हम भी कह रहे हैं, और ये बात जग जाहिर है हाँ। कि सभी जानते हैं, है ना, कि सच्चा होता है। तो क्या हम बच्चों जैसे नहीं बन सकते? नहीं, बन सकते हैं ना? बिल्कुल बन सकते हैं। और लेकिन जो बुआ जी आज की बात अगर हम करें तो बच्चे जैसे ना बने, क्योंकि नहीं, स्क्रीन कम देखना है इसलिए। आज तो बड़े बच्चे बूढ़े सब स्क्रीन के सामने जुटे रहते हैं। हाँ। फोन हो, टीवी हो, तो इस मामले में तो सब बराबर है। बराबर है, लेकिन बच्चों को तो हम डांट लेते हैं, तो इसलिए तुम कह रही हो बच्चे ना बने तो अच्छा है। भाई यही तो हम कह रहे हैं कि लेकिन है ना कि बच्चों से जो भी करवाना है, हम बार बार कहते हैं कि वो हमें खुद पहले करना पड़ेगा, तो इस बात का ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। और हमारे बहुत से श्रोताओं ने ये बात कही भी है। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि अपने बच्चों के साथ समय निर्धारित करें, स्क्रीन टाइम कम करने के लिए गोल सेट करें, इसके बाद बच्चे को रिवॉर्ड भी करें। यदि आपके बच्चे टीवी देखने सहित स्क्रीन पर बहुत अधिक समय बिता रहे हैं तो इसका भी अलग गोल सेट करें। उनके स्क्रीन टाइम को आधा आधा करके डिवाइड कर दें। स्कूल या काम के बाद हर दिन बच्चों के साथ आमने सामने बात करने में समय व्यतीत करें और उन पर अपना पूरा ध्यान दें। घर में एक फ़ोन फ्री जोन बनाएं, जैसे कि खाने की टेबल आदि। खुद भी के सामने फ़ोन ना चलाएं, मतलब उनके सामने नहीं, तो बच्चों पर अच्छा असर नहीं पड़ेगा। ये बात बिल्कुल सही है। और इन्होंने ये भी लिखा है कि पेंडेमिक की बात की है कि किस तरह से इसके बाद से बड़े हों या बच्चे, सबका स्क्रीन टाइम काफ़ी बढ़ गया है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। इतना ही नहीं, ये किसी भी शारीरिक और मानसिक सेहत को ख़राब कर सकता है। और स्क्रीन पर ज़्यादा समय बिताना आपकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन आपके बच्चों के लिए ये आदत काफ़ी भारी पड़ सकती है, क्योंकि वे खेलना कूदना भूल जाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम को लिमिट करना बहुत ज़रूरी है। तो हर चीज़ एक सीमा में ही सही है ना। वो तो है ही बुआ जी, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे करें? शुरुआत कैसे करें मतलब खुद से करें। जैसे आपने बोला ही कि आप भी देखें कि आप टीवी के सामने, आप फ़ोन के सामने कम से कम समय
व्यतीत करें। बिल्कुल। अब जैसे इन्होंने लिख ही दिया ना कि बच्चों के लिए मजबूरी नहीं हो सकती, आपके लिए मजबूरी हो सकती है। जो आजकल है ना कि घर से काम लोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का तो अब खत्म भी हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जिनका कि वर्क फ्रॉम होम चलता है। तो क्या आप उतने तक ही उसको देखते हैं, या उसके बाद उसकी आड़ में आप कुछ और तो नहीं कर रहे हैं, यानी कि उससे ज्यादा समय तो नहीं व्यतीत कर रहे हैं? और देखिए बच्चे जो है ना मन के सच्चे तो होते हैं, लेकिन सब जानते भी हैं, है ना? बिल्कुल, उन्हें पता होता है कि कैसे मम्मी या पापा को रो कर या मनाना है, और एक आदत हो जाती है बुआ जी। मतलब एक बार अगर वो शुरू हो गए, अगर बचपन की बात करें, हम 2-3 साल के बच्चों की बात करें, कई बार ऐसा भी हो जाता है ना कि हम काम में बिजी हैं घर पे, तो वो अपना ही बोझ कम करने के लिए, या बच्चे अगर रो रहे हैं तो उनके सामने हम टीवी लगा देते हैं। अरे बहुत आराम से धीरे धीरे ना उनकी आदत में शामिल हो जाता है। बाद में इसी तरह वो आदत जब बहुत हद तक बढ़ जाती है तो हमें लगता है अरे ये टीवी देखने का आदी हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीज हम ही ने डाला है। हाँ। मतलब चलो बच्चा दूध नहीं पी रहा है, उसके सामने रख दिया मोबाइल और वो देखता रहेगा कुछ कार्टून या जो भी गीत भजन, बड़े मजे से कहते हुए भजन बड़े प्यार से सुनता है। और ये सोचते हैं कि ये बड़ी अच्छी सी बात है कि बच्चा हमारा भजन सुनता है, गायत्री मंत्र सुनता है। तो भाई लेकिन किस तरह से, क्या आप बोलकर या भजन गाकर उसको सुना रहे हैं, या उसको इस तरह से स्क्रीन दिखाकर कर रहे हैं? तो ये गलत करते हैं। सोचते हैं चलो लेटा है, दूध भी पी रहा है और देख लेगा, कोई बात नहीं। कुछ बच्चे तो खाना तभी खाते हैं जब उन्हें फोन दिखाया जाता है। तो ये बच्चे ने तो नहीं कहा था कि हमें फोन दिखाओ, कहीं ना कहीं बिल्कुल हम ही डालते हैं, और हम ही जिम्मेदार है कहना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी मजबूरी की बात समझ में आती है कि आप अगर मोबाइल के सामने या लैपटॉप के सामने काम कर रहे हैं, जैसे आपने बोला ही बुआ जी कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इस तरह के अगर काम बहुत ज़रूरी है उस समय तो ठीक है। लेकिन अगर आप अपना काम कम करने के लिए कि अरे बच्चा रो रहा है चलो इसको टीवी दिखा देते हैं, तो उसको टीवी ना दिखा के उसको किसी अन्य काम में आप व्यस्त कर सकते हैं। तो कैसे? उसमें तो यही दिक्कत है ना कि आपको लगना पड़ेगा। हाँ, तो भाई इसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा, है ना? पहले जब टेलीविजन नहीं था या कुछ इस तरीके के स्क्रीन टाइम नहीं था, स्क्रीन नहीं था जिसमें कि बच्चों को उलझाया जाए या व्यस्त रखा जाए, तो बच्चे क्या करते थे? आपको समय तो देना पड़ेगा। अब रसोई घर में तो भाई जाहिर है कि समय कम लगता है उस अनुपात में जैसे पहले लगता था, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। और बुआ जी ये भी है ना कि कहना चाहिए कि बाजार में इतने सारे इतने प्रकार के खिलौने आ गए हैं, तो आप बच्चों के सामने खिलौने रख सकते हैं। उनके जो पसंद के खिलौने हैं आप रख दीजिए। होता है बच्चे एक खिलौने से बोर हो जाते हैं जल्दी, तो आप दूसरे उस टाइप के खिलौने लाके रखिए। आजकल तो इतने म्यूजिकल और बिल्डिंग ब्लॉक जैसे या खेलने वाले, उससे कुछ मोटर बनती है, कुछ मकान बनता है, कुछ पुल आदि बनते हैं, तो उम्र के हिसाब से खिलौने आते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं। अगर अच्छा, किसी को कलर बुक में इंटरेस्ट है कलर करने का, तो ऐसे कलर बुक्स भी आते हैं। तो तरह तरह की चीजें हैं। या आप एक दीवार दे दीजिए, एक दीवार का एक कोना दे दीजिए कि भाई तुम इसमें पेंटिंग करो। तो बच्चा क्या है, वो शरारत भी करेगा तो उसको मजा आएगा, उसको लगेगा कि मैं शरारत कर रहा हूँ और मम्मी पापा को तंग भी कर रहा हूँ, तो उसमें जो वो मजा मिलता है वो भी उसे मिल जाएगा और कहीं ना कहीं काम भी हो जाएगा। हाँ, वो आप एक खाना खींच दें कि भाई ये चौकोर ये स्थिति है, मतलब पूरा तुम्हारे लिए घेरा बना दिया है इसमें, ये बहुत अच्छा आइडिया है। और ये आप घर में किसी भी दरवाजे के पीछे कर सकते हैं, ताकि अगर आपने दरवाजा ऐसे खोल दिया उसके पीछे है तो दिख भी नहीं रहा है, और बोल दो ये तुम्हारा जोन है, ये देखो तुम्हारे लिए स्पेशली है और यहाँ तुम्हारा जो मना है सो करो। ये बहुत अच्छा आइडिया है मन्नू भौरिया। लेकिन एक बात और है कि हम देखना पड़ेगा, जैसे कि ये हम देते हैं रंग करने के लिए, तो उनकी रुचि कैसी है। अगर रुचि है तो जरूर दीजिए उनको ढेर सारा रंग करने के लिए, या और कुछ संगीत में रुचि है तो उस तरह से कक्षा आदि में भेजें अगर उम्र हो रही है बच्चे की। तो कहीं ना कहीं आपको उसे कुछ सृजनात्मकता करने के लिए, सृजनात्मक चीजें करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना पड़ेगा। तो वो चीज का स्वाद ही अगर हम नहीं चखाएंगे तो वो बच्चा कैसे जाएगा उस दिशा में, है ना? वो तो है। और फिर उसमें रोक टोक ना करें, है ना? फिर आप सोचने लगें कि अरे इसमें तो बहुत पैसा जा रहा है, तो भाई ऐसा नहीं है। इन्होंने ये भी लिखा है कि आजकल बच्चों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चे स्कूल से आते ही मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं। हाथ मुंह धोकर स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि
आपके शरीर पर लगे कीटाणु साफ हो जाए और चमड़ी रोग से बच जाएं। तो ये भी ज़रूरी है। बिल्कुल। और एक श्रोता ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने की योजना बनाने से पहले अभिभावकों के स्क्रीन टाइम को कम करने की आवश्यकता है। ये बात हर श्रोता बोल रहे हैं। खैर, उन्हें अपने बच्चों के साथ अधिक से अधिक समय देने की ज़रूरत है। वे ही उसके माता-पिता के साथ-साथ प्राथमिक पाठशाला भी हैं, ये समझ पाने की आवश्यकता है। उनके साथ रहने की उम्र में उनकी समस्याओं के चलते उन्हें बोझ मान शिशु मंदिरों के हवाले करना उचित नहीं है, किंतु संप्रति देखा जाए तो प्रायः हर घर में ही एकल परिवार के चलते माताएं अपने दैनिक कार्यों को पूरा करने की होड़ में जन्म से शिशुओं को खिलौने के रूप में मोबाइल हाथ में थमा दिया करती हैं। ऐसे में भला कैसे बच्चे स्क्रीनशॉट के आघात से दूर रहना चाहेंगे। दरअसल उन्हें भी अब अपने माता पिता की तरह ही इसकी आदत पड़ चुकी होती है। वे भी अपने मन की विषय वस्तु को ढूंढ लेते हैं, फिर उन्हें इस आदत से निकालना दूभर हो जाता है। ये बात बिल्कुल सही है और ये विषय वाकई बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर हम बात करते रहेंगे। क्यों नहीं गीत सुन लें मन्नू भौरिया? बच्चों तुम हो खेल खिलौने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने, आने वाले कल के सपने, आने वाले कल के सपने सुंदर और सलोने, बच्चों तुम हो खेल खिलौने, ये हम हैं खेल खिलौने।
भाई ये जो बच्चे खेल खिलौने हैं उनके संग क्यों नहीं हम लोग खेलते? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और हमें खेलना ही चाहिए। जैसे कि देखो बहुरिया, ऐसा है ना कि जैसे हम रसोई घर में काम कर रहे हैं तो बच्चों को वहीं बैठा लीजिए, जो भी आप कर रहे हैं उनको वही चीजें दे दीजिए। जैसे चकला बेलन नहीं दे सकते तो हम लोग की जैसे अम्मा लोग देती थी, थाली पलट के दे दी, एक बेलन दे दिया, चलो बेलो तुम भी। आटे की लोई देते हैं, उसमें चिड़िया बना के, तो वो बच्चे उसमें खेलते रहते हैं। वो दीजिए। नहीं तो कम से कम आप वहीं बैठ के उसको कहानी सुनाते रहिए, आप काम करती रहिए, है ना? बहुत अच्छा तरीका है ना? तो आपको भी बच्चे बनना पड़ेगा। और इसके संग संग जैसे हमारे सभी साथी, एक बात और, हमारे कुछ तो अपनी परेशानी बता रहे हैं, कुछ मजबूरी बता रहे हैं, लिख रही हैं। आजकल के बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं। कितने भी म्यूजिकल आधुनिक तरह तरह के खिलौने दें, लेकिन वो तो मोबाइल ही पकड़ेंगे, रोने लग जाएंगे। थक हार कर माँ पकड़ा देती है मोबाइल। तो भाई शुरुआत किसने की थी? तो कहीं ना कहीं शुरुआत आपने कर दी है। ठीक है, मतलब रोक भी हम ही सकते हैं। बिल्कुल रोक सकते हैं। और कभी कभी कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि अगर हम और पहले जाएं, तो कहते हैं ना कि अभिमन्यु ने गर्भ में सीखा था, तो हम लोग क्या कहते हैं ना कि जिस समय गर्भावस्था हो उस समय आप अच्छी अच्छी चीजें पढ़िए, अच्छी अच्छी बातें करिए, कुछ पौराणिक कथाएं पढ़िए या कुछ भी रोचक प्रसंग पढ़िए, रोचक कथाएं पढ़िए, प्रेरक प्रसंग पढ़िए। तो कुछ इस तरीके का अगर हम करें तो शायद संस्कार हमारे वहीं से आ जाए, है ना? बिल्कुल। और एक श्रोता है, उन्होंने लिखा भी है बुआ जी कि यहाँ भी वही पुराना नियम लागू होता है, जैसा कि हम करेंगे वैसा ही बच्चे भी सीखते हैं। सबसे पहले तो माँ बाप और घर में कोई दादा दादी नाना नानी साथ हो तो सभी को मोबाइल टीवी पर इतना भी नहीं चिपके नहीं रहना है कि बच्चे की तरफ ध्यान ही ना दे सके। घर से ऑफिस करने के कारण माता पिता या कोई एक बच्चे को व्यस्त रखने के लिए मोबाइल बच्चे के हाथ में पकड़ा देते हैं। ऐसा तब भी किया जाता है जब माँ बाप अपने अपने मोबाइल पर ऑफिस टाइम के अलावा भी व्यस्त रहते हैं जी, क्योंकि उन्हें तो ब्रह्म सूत्र मिल गया है। बच्चों को मोबाइल पकड़ा दो और वो खेलते खेलते सो जाएगा। हमारी पोती 5 साल की है, उसे उसकी माँ इस शर्त पर मोबाइल देती है कि 10 या 15 मिनट खेलना है। ये समय उसे तो अभी पता नहीं है, तो इसके लिए उसे कहा जाता है कि घड़ी की बड़ी सुई जब इतने पर आएगी तब तुम्हें मोबाइल या टीवी बंद कर देना है। क्या बात है। और वो ऐसा ही करती है, तो ये उपाय भी किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, यही तो हम कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कुछ नियम अनुशासन वाली बात जो है वो हमें ही बनानी होगी। और हमारे एक साथी ने बड़ी पुरानी बात जो बात है वो बताई, याद दिला दिया। मतलब पुराने ज़माने मतलब हमारे बचपन वाला बड़ा स्क्रीन मतलब सिनेमाघर अच्छा था, जहां फिल्म देखने माता पिता या बड़े भाई की बिना परमिशन बिना पैसे लेकर नहीं जा सकते थे। आजकल जब माता पिता मोबाइल से जुड़े रहते हैं तो वो बच्चे को मोबाइल से दूर रखने की सलाह कैसे दे सकते हैं? काफ़ी गंभीर सोच वाला विषय है, लेकिन हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का कह सकते हैं ना कि जवाब भी, हाँ बिल्कुल सॉल्यूशन तो है। तो शुरू की जाए, मतलब शुरुआत हमें ही करना है। बिल्कुल। और ये तो है ही बुआ जी। और जैसे एक श्रोता ने जैसे लिखा ही है कि इस तरह की जो चीजें हैं कि आप स्क्रीन एकदम से तो नहीं छोड़ सकते, नहीं छुड़वा सकते बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर हम थोड़े बड़े बच्चों की बात करें तो बच्चे बाहर ट्यूशन के लिए जाते हैं या कॉलेज जा रहे हैं, तो उस समय पर हमें फोन उनको देना पड़ता है। बिल्कुल। सुरक्षित है कि नहीं, कई बार ऐसा होता है वो लेट आ रहे हैं तो इस कारण हम उन्हें फोन दे देते हैं। लेकिन अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो इस तरह की चीजें हम कर सकते हैं कि भाई उन्हें बोलें कि आप 10 मिनट देखिए, 10 मिनट के बाद आप फोन रख दीजिए। तो इस तरह का अगर आप नियम बनाते हैं तो भी काफी हद तक हम बच्चों को मतलब ये सही दिशा में ला सकेंगे, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा आप स्क्रीन के सामने रहेंगे तो आजकल ये भी देखा गया है बुआ जी की आंखों पर बहुत इफेक्ट है, प्रभाव बिल्कुल पड़ता है। आंखों पर तो पड़ता ही है, बाकी जो उसमें चीजें देखते हैं उससे जो है जो संगीत होता है उसमें जो रंग होता है, जो उसमें से किरणें निकलती हैं, वो कहीं ना कहीं उलझन पैदा करती हैं। स्वास्थ्य जो है वो बाद में आता है, लेकिन उसके संग संग मानसिक रूप से बच्चे बेचैन रहते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, तो ये सब स्वभाव में आ जाता है। तो ब्रेक ले लेना चाहिए। बिल्कुल, बातें आगे होंगी, लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।
बुआ जी, क्या? एक श्रोता है, उन्होंने बहुत अच्छी बात लिखी है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम कैसे कम करें। उनसे बातचीत एक अच्छा जरिया हो सकता है। अगर अभिभावक अपना मोबाइल का उपयोग सीमित करेंगे तो जरूर बच्चे भी उनका अनुकरण करेंगे। उनको शारीरिक श्रम करने वाले गेम्स में लगाएं। संगीत या चित्रकला जैसी हॉबी में उनको जोड़ना भी अच्छा परिणाम देगा। अगर अभिभावक हाथ में पुस्तक पढ़ेंगे तो बच्चे भी उनकी कॉपी करेंगे। क्या बात है, ये जो इन्होंने अनुसरण वाली बात कही वो बहुत अच्छी कही। तो बहुरिया, ये नहीं याद आ रहा है कि जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे कि घर घर खेलते थे, हाँ। 2 कुर्सी लगा ली या कहीं खिड़की से बांध दिया, क्लिप वगैरह से चादर है, दुपट्टे हैं, साड़ियां हैं, है ना, तो घर घर बना लिया। अब तो आजकल बना हुआ भी आता है। हाँ, तो लेकिन आप बताएं उन्हें कि हम लोग खुद बनाते थे, चलो देखो बना के देखते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं आप उनके संग वही खेल खेलिए जो आप खेलते थे। जैसे हाँ, जैसे सिकड़ी होती है या गुट्टे खेलते थे हम लोग 5 गुट्टे से, या बॉल वगैरह खेलते थे। तो वो कहीं ना कहीं आपको फिर बच्चे बनना पड़ेगा, और बच्चा बन के तो देखिए कितना मजा आता है। बहुत मजा आता है। तो भाई यही बात है कि जैसे आपने बोला है जी कि अपनी यादों को आप ताजा कीजिए बच्चों के संग हाँ। कीजिए और वही खेल फिर से दोहराइए। बिल्कुल। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोने गए, बाकी जो बचा था काले चोले गए। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। खाके पी के मोटे होके चोर बैठे रेल में, चोर वाला डब्बा कट के पहुंचा सीधा जेल में। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। उन चोरों के खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। उन चोरों के खूब खबली मोटे थानेदार ने, मोरों को भी खूब नचाया जंगल की सरकार ने। नानी तेरी मोनी को मोने गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोनी को मोन ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। नानी तेरी मोनी को मोन ले गई, बाकी जो बचा था काले चोले गए। वाह, तो भाई ये सुन के तो बचपन में चले गए। तो भाई ऐसा ही करना पड़ेगा। आप भी बच्चे बन जाइए, उनके साथ खेलिए, कूदिए, समय निकालिए, तो आपकी भी सेहत अच्छी रहेगी और बच्चों की भी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। और बुआ जी, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आज सोमवार है और कथा सुधा का टाइम हो गया है। जी, तो बिल्कुल सुनते हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी।
सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। श्रोताओ, आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बैलों की कथा। आज आप इस कहानी का पहला भाग सुनेंगे। वाचन स्वर है कमल शर्मा का। जानवरों में गधा सबसे मूर्ख समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को पहले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी हानि रहित सहनशीलता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं। ब्याही हुई गाय तो एकाएक सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। लेकिन गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, न देखा। जितना चाहे उस गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष का चिन्ह भी न दिखाई देगा। बैशाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर दुख स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख, हानि लाभ किसी दशा में भी बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वो सभी उसमें हैं, पर आदमी उसे मूर्ख कहता है। सद्गुणों का इतना अनाचार कहीं नहीं देखा। शायद सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदमाश हैं। अगर वो ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कुछ ही कम गधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद मूर्खों में सबसे बड़ा कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, और कई प्रकार से वो अपना असंतोष प्रकट कर देता है, इसलिए उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम हैं हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में तत्पर, डील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या फिर आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मौन भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, झगड़े के भाव से नहीं, केवल हास परिहास के भाव से, अपनेपन के भाव से, जैसे दोस्तों में निकटता होते ही हाथापाई होने लगती है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस समय ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते थे और गर्दनें हिला हिला कर चलते, तो हर एक की ही यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वो क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे, मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूं बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने।
पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगहिया पकड़कर नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम लेते। हमें तो तुम्हारी सेवा में मर जाना स्वीकार था। हमने दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वो सिर झुकाकर खा लिया। फिर तुमने हमें इस अत्याचारी के हाथों क्यों बेच दिया? संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वो आज उनसे छूट गया था। ये नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें पराये से लगे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को चोरी चोरी देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर रस्सियां तोड़ा डाली और घर की तरफ चले। रस्सियां बहुत मजबूत थीं। अनुमान नहीं हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूसरी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गरांव यानी कि गले की रस्सी लटक रही है। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे पड़े हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह से भरा हुआ प्यार झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वो दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अनोखी न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से अकेले चले आए। तीसरे ने कहा, बैल नहीं, वो उस जन्म के आदमी हैं। इसका विरोध करने का किसी को साहस नहीं हुआ। झूरी की पत्नी ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहां काम ना किया और भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर लगाया गया आरोप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना दिया ना होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, हाँ हाँ, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो और सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चढ़ी, भागे इसलिए कि वो लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखो कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ। मजदूर को कड़ा निर्देश दिया कि बैलों को सिर्फ सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता रे? मालकिन मुझे मार ही डालेंगे। चुरा कर डाला। ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, लेकिन हीरा ने संभाल लिया। वो ज्यादा सहनशील था। संध्या समय पर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहां पर मार पड़ी। आहत सम्मान की पीड़ा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंख तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता और फिर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वो मारते मारते थक गया, लेकिन दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब निर्दयी ने हीरा के नाक में खूब डंडे जमाए
तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उसी भाषा में उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बार मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं 1-2 को गिरा दूंगा। नहीं नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि इस वक्त मारपीट न की, नहीं मोती भी पलट पड़ता। उसके रंग ढंग देखकर सहम गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाला जाना ही उचित है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लेकर निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहां भी किसी सज्जन का निवास है। लड़की भैरों की थी, उसकी मां मर चुकी थी और सौतेली मां उसे मारती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार का अपनापन हो गया था। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती हैं। प्रेम के इस प्रसाद की यह महिमा थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुंह को भाषा में कहा, अब तो सहा नहीं जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक औरत को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। लेकिन जानते हो वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। अरे वो बेचारी अनाथ हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो इस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, तो आओ आज तुड़ाकर भाग चले। हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे। मोटी रस्सी मुंह में न जाती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गईं। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं यहां के लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराऊं खोल दिया, लेकिन दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चलें तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वो दोनों भागे। गया ने पीछा किया, वो और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। आज आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी 2 बैलों की कथा। इस कहानी का पहला भाग आज आपने सुना। वाचन स्वर था कमल शर्मा का। तो ये थी कहानी प्रेमचंद की 2 बैलों की कथा का पहला भाग, और इसका जो दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले सोमवार को। तो हमें भी इंतज़ार रहेगा। और भाई ऐसा है कि
जो बाल है, जिसकी इतनी हम लोगों ने तारीफ की अभी, बारिश के संग संग वो भी मजे लेता है, खूब बिना उलझे उलझे ऐसे से गिरता है, उलझ भी जाता है। हाँ। तो उनकी देखभाल कैसे की जाए? बहुत से श्रोताओं ने बहुत सी बातें लिखी हैं बुआ जी, बहुत से उपाय बताए हैं। एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि आंवला मेथी पैक सामग्री, आधा कप दही, 2 आंवला, 2 टेबल स्पून मेथी, थोड़े से करी पत्ते ले लें और दही में मेथी, करी पत्ता और आंवला पाउडर जो है वो डालकर रात भर भिगोएं, सुबह इसे पीस कर पेस्ट बनाएं और बालों पर लगाएं। 1-2 घंटे के बाद शैम्पू कर लें। अच्छा, तो ये हेयर पैक इन्होंने बताया है। और ऐसे ही वैसे हेयर पैक और भी साथियों ने बताया। उससे पहले ये बता दें कि हमारे साथी लिख रहे हैं कि इस कहानी को पहले भी सुन चुके हैं, बहुत मार्मिक कहानी है। वहीं लिखा है हमारे साथी ने कि बचपन में हीरा मोती फिल्म देखी थी, आज ये ताज़ा हो गई। तो हाँ, ये बात तो है। और पैक की बात है तो अच्छा, पैक बाद में बताएंगे, पहले गीत सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, जानते हैं तुम्हारी बातें, तुम कह लो शर्म इसको, हम तो अदा कहेंगे, हम तो अदा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें। मैं प्यार हूँ तुम्हारा, मेरा सलाम ले लो। मैं प्यार हूँ तुम्हारा, मेरा सलाम ले लो। तुम इसको प्यार समझो, तुम इसको चाहत का नाम दे लो। लेकिन जमाने वाले इसको खता कहेंगे, इसको खता कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे, काली घटा कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, ताबा तेरी नजर के मस्ती भरे इशारे, ताबा तेरी नजर के मस्ती भरे इशारे। देखेंगे हमको तुमको तो मुस्कुरा के ये सब नजारे, उल्फत में दो दिलों को बहका हुआ कहेंगे, बहका हुआ कहेंगे। छेड़ो ना मेरी जुल्फें, सब लोग क्या कहेंगे, सब लोग क्या कहेंगे। हमको दीवाना तुमको काली घटा कहेंगे।
तो भाई जुल्फें इस तरह से घटाएं फैलाएंगे तो तारीफ तो होगी। लेकिन भाई ऐसा है कि अब बारिश की बूंदों से कहिए कि न छेड़े, मौसम से कहिए कि इसे न छेड़े, लेकिन हम कहते हैं कि उन्हें छेड़ने दीजिए और फिर तू डाल डाल मैं पात पात, हम देखभाल कर लेंगे, है ना। तो भाई क्योंकि हमारे साथियों ने बहुत ढेर सारी बातें लिखकर भेजी है, तो इन्होंने लिखा है कि बचपन में हमारे घरों में केशों में एक पैक लगाया जाता था जिसमें काली चिकनी मिट्टी, भृंगराज, एलोवेरा, जिसे घी कुआर भी बहुत सारी जगहों पर कहते हैं, घी कुआर कहते हैं, और अड़हुल इन्होंने लिखा है, गुड़हल जिसको भी कहते हैं। अड़हुल दूसरे तरीके का फूल होता है, गुड़हल का ही दूसरा भाई बंधु। और के फूल, नीम के फल, गुड़हल को जबा कुसुम भी कहते हैं बहुत सारी जगहों पर ना, लाल वाला होता है वो जी, 5 पत्तियों वाला वो, और कच्ची हरी मेहंदी को पीसकर उसमें थोड़ा कोई तेल भी मिलाकर बालों में लगाया जाता था। घर की सभी लोग लगाते थे, गर्मियों में कभी कभी हमारे बालों में भी लगाया जाता था। बाल मजबूत, चमकदार, मुलायम होते थे। कहा तो ये भी जाता था कि इससे सिर ठंडा रहेगा। 3 महीने में गर्मी में ये लगाया जाता था, 3 महीने गर्मी में, और बरसात में फिर उसे नहीं लगाते थे। अब तो सभी रेडीमेड नुस्खे पर ही विश्वास करते हैं और वो भी लगते भी हैं। लेकिन भाई ऐसा है कि घरेलू चीज़ तो घरेलू ही होती है, क्योंकि उसमें शुद्धता की पूरी गारंटी रहती है ना। और ऐसे एक श्रोता है, उन्होंने लिखा है कि 1 कटोरी में 2 चम्मच आंवला पाउडर, 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर को मिला लें। इसमें पानी डालकर एक चिकना मिश्रण बनाएं जो ज़्यादा पतला ना हो। पेस्ट को अपने स्कैल्प यानी सिर पर और बालों पर लगाने के बाद इसे सूखने के लिए 45 मिनट का समय दें, जैसा कि सामान्य रूप से करते हैं, और उसके बाद धो लें। लेकिन एक बात और है कि ये तो पैक है ही, लेकिन शैम्पू जब भी करें तो बहुत अच्छी तरीके से धोएं, उसको लगा ना रहने दें, इस बात का ख्याल रखें। और तेल से जो हमारे खोपड़ी की त्वचा है ना, उसकी मालिश बहुत अच्छी तरीके से करें। तो इसमें आप अपने बाल के हिसाब से सरसों का तेल और उतना ही नींबू बराबर मात्रा में मिला लीजिए और खूब अच्छे से उसे फेंट लीजिए, तो थोड़ा सा फोमी सा हो जाएगा, थोड़ा सा गाढ़ापन आ जाएगा, मतलब एकदम एक रस हो जाए। और उसके बाद उसको बालों में लगाकर आधे 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद बाल धोइए। देखिए कितनी अच्छी कंडीशनिंग होती है कि बस। बात है। तो इस तरह के नुस्खे हम घर में उपयोग करें, और जैसा कि बालों की समस्या बढ़ रही है, झड़ रहे हैं जो बाल, से बचा सकते हैं। तो भाई थोड़ा क्या बताओ समय यही कह रहे थे कि बस समय हो चुका है विदा लेने का, तो अनुमति दीजिए। मन्नू बहुरिया और बुआ का नमस्कार।